बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू लॉजिक्स वाला। आज आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला लेक्चर है, जिसमें लेक्चर नंबर 1 में हम हर तरह के कॉन्सेप्ट्स, टाइप ऑफ एमसीक्यूज़ जो इन टॉपिक्स में पूछे जा सकते हैं, इस लेक्चर के बाद आप ये चीज़ मास्टर कर लेंगे। हर चीज़ को हम लॉजिकली लेके चल रहे होंगे, चीज़ को फोकस से समझना है, अपने आप को वैल्यू देनी है, अपने दिमाग पे ट्रस्ट करना है, रीजनिंग पे फोकस करना है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। आईक्यू अपना हाई करना है। दिस इज़ द ओनली पर्पस। शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके नाम से आपको एक क्लैरिटी आ गई होगी। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, ठीक है, और स्टैटिक मीन्स रेस्ट। अगर आपके सामने दो चार्ज पड़े हैं, उन पे फोर्स लगती है, फोर्स लगने के बाद मूव करने वाली सिचुएशन नहीं ले रहे, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आ जाएगा। जो पड़ा हुआ है चार्ज रेस्ट पे, अब उस पर जो फोर्स लग रही है ना, फोर्स कहाँ लग रही है, किस डायरेक्शन में लग रही है, कितनी लग रही है, डिस्टेंस क्या है, वो जो रेस्ट पे पड़े हुए चार्जेस के बारे में आप डिफरेंट सिनेरियो स्टडी कर रहे हो ना, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक में आते हैं। अगर फोर्स लग गई, चार्ज मूव करने लग गया ना, अब जो आप स्टडी करोगे दैट इज अंडर द करंट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, स्टडी ऑफ चार्जेस। अब चार्ज क्या है? अब ये देखना है कि व्हाट इज एक्चुअली चार्ज। आपकी बुक्स पे ना एक रट्टे वाली चीज, जिसको आप हमेशा रट्टा लगाते रहे हो, मतलब इतने फोकस करने वाली चीज नहीं। इलेक्ट्रिक चार्ज आगे लिखा होगा कि ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, यह आपने पढ़ा होगा। इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी। फंडामेंटल प्रॉपर्टी किसकी भला? सब्सटेंस की। अच्छा, इसको जरा उर्दू में ट्रांसलेट करो। फंडामेंटल का मतलब होता है इसेंशियल। अब सब्सटेंस क्या है? कोई मैटर, कोई चीज मैटर है आपके पास, आपके सामने टेबल पड़ा है, आप मोबाइल पे देख रहे हो, मोबाइल की स्क्रीन, इट इज सब्सटेंस। वो सब्सटेंस की इसेंशियल प्रॉपर्टी, मतलब कोई अगर चीज एग्जिस्ट कर रही है ना, मैटर, मतलब ये लाजमी है कि उसके अंदर चार्ज होगा। उसका मतलब ये है कि इट इज अ फंडामेंटल, इसेंशियल, मस्ट प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की। सब्सटेंस अगर है तो उसके अंदर चार्ज है, मतलब चार्ज उसके अंदर पड़ा हुआ है। नेट चार्ज जीरो हो सकता है, वो तो न्यूट्रल बॉडी, लेकिन चार्जेस तो है ना अंदर। वो इस चीज की बात कर रहे हैं। ये क्लियर हो गया। बेस इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्यू से कर लेते हैं। बड़ा क्यू लिख दो, छोटा क्यू लिख लो। और अगर मिनिमम चार्ज की बात करनी है तो हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। मिनिमम चार्ज हमारे पास इसका आ जाता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 माइनस 19 कूलम्स। अच्छा, अब इसका जो एस आई यूनिट है ना, इसके एस आई यूनिट के बारे में बात करो। इसका जो हमारे पास एस आई यूनिट है, ये आपने पढ़ा हुआ है कूलम्स है, लेकिन याद रखो इसका और भी कोई यूनिट हो सकता है। अब एक कन्वर्जन आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अब चार्ज का जो हम इंपॉर्टेंट चीज़ ले रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैंने आपको क्या बोला कि ये मेरे पास मिनिमम चार्ज है, ये मैंने आपको बोला ऊपर। अब ये तो मिनिमम में ना, मिनिमम से मुराद है कि कम से कम चार्ज जो एक ऑब्जेक्ट के पास हो सकता है, वो मिनिमम चार्ज ये वाला है। अब बाकी सारे चार्ज इससे ज़्यादा हो सकते हैं, इससे कम नहीं हो सकते, या फिर इतना ही होंगे। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर किसी बॉडी में इससे ज़्यादा चार्ज है, तो वो चार्ज कैसे कैलकुलेट करोगे? वो इस फॉर्मूले से करोगे, Q इज इक्वल टू एन ई। ये मिनिमम चार्ज, और कितने कितने इस तरह के और चार्ज हैं वो यहाँ पे डाल दोगे। अब मैं कहता हूँ अगर ये एक सब्सटेंस है, इसमें 1 2 3 मिनिमम चार्ज हैं, तो 3 यहाँ पे डाल दोगे, और उसको 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास टोटल चार्ज आ गया। ठीक है, अब ये आंसर आया कूलम्स में। अगर आंसर कूलम्स में नहीं है, एक और यूनिट में है जो मैं बताने लगा हूँ, 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब ये कितने कूलम्स के इक्वल होता है? इक्वल होता है 3.33 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 कूलम। अब ये कन्वर्जन करने के लिए आपको ये चीज़ काम आएगी। तो आपका एक ये कॉर्नर कवर हो गया कि इन केस कन्वर्जन करनी पड़ जाए, ये आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का पता होना चाहिए। ये इसका CGS यूनिट है, जो हम मीटर को सेंटीमीटर में करते हैं, किलोग्राम को ग्राम में करते हैं, आवर को सेकंड में। तो CGS सेंटीमीटर ग्राम्स सेकंड, ठीक है। ये हमारे पास इसका क्या है? CGS यूनिट है।
ये क्लियर होगी चीज़ें, कन्वर्जन्स आपकी यहाँ से क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा, अब ये आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। अब आ जाओ टाइप ऑफ चार्जेस, टाइप ऑफ चार्जेस, इस पे बात कर लो। आपके पास चार्ज दो तरह के नेचर के हैं, एक आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव और एक आ जाएगा नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज अगर मैं मिनिमम की बात करूं, इसका मिनिमम लूं, इसका मिनिमम लूं, मिनिमम मुझे पता इतना होता है, ये मैंने अभी ऊपर बताया आपको 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। अच्छा, वो अगर आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट दे कि मिनिमम चार्ज कितना होता है और आपको आंसर में ये 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम ना दिया हो, उसने इस वाले यूनिट में दिया हो, कन्वर्जन आ गई ना अब आपको, तो आप उसका हल निकाल लोगे। अच्छा, अब पॉजिटिव जो है ना, नेगेटिव, ये सिर्फ उसकी नेचर पे डिपेंड करेगा, ये ख़त्म। अच्छा, अब इसका मतलब क्या, इसका लॉजिकल मतलब क्या, प्लस का और माइनस का। एक ऑब्जेक्ट है, अगर उस ऑब्जेक्ट में से अभी इस पे नेट चार्ज 0 है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट में से मैं ई निकाल लूँ, मतलब 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 निकाल लूँ, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर मैं फॉर एग्जांपल इससे निकाल लेता हूँ तो इसके अंदर नेगेटिव चार्ज कम हो गया ना, तो इस पर ज़्यादा कौन सा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव। पॉजिटिव अब लॉस को शो कर रहा है, मतलब ये इतना चार्ज जो आया है मिनिमम, ये इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से उस पर पॉजिटिव आ गया है, क्योंकि पॉजिटिव ज़्यादा हो गया है, नेगेटिव निकल गया ना, नेगेटिव तो कम हो गया, तो कितना कम हुआ है वो पॉजिटिव से शो कर दिया, पॉजिटिव मतलब इतना ज़्यादा है, और अब जो निकल गया है उसको हम नेगेटिव में लिख देंगे। ये इसका एक लॉजिकल मतलब आपको क्लियर हो गया, ठीक है। मिनिमम चार्ज आपके पास ये होगा। अब यहाँ से एक और चीज़ याद रखो, नेट चार्ज ऑन एन एटम की बात करो, डिफरेंट एमसीक्यूज हैं जो मैं आपके कवर करवा रहा हूँ यहाँ पे। नेट चार्ज ऑन एन एटम की बात करो, अगर आपको कोई कहता है नेट चार्ज ऑन एन एटम, दूसरी तरफ आपको कोई कहता है नेट चार्ज ऑन आयन, एक चीज़ याद रखो, एटम और आयन में फ़र्क ही यही है। अगर किसी एटम के न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन्स को मैं नहीं लिख रहा अभी, तो ये 100% गारंटेड बात है कि उसके शेल्स में भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब नेट चार्ज आपने एटम का लेना है, अब यहाँ पे अगर वो न्यूक्लियस लिख दे, भाई न्यूक्लियस फिर तो यहाँ पे है, क्योंकि वो एटम की बात नहीं कर रहा, एटम में 4 प्रोटॉन भी आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन भी आ गए। नेट चार्ज लेना है, सबसे पहले न्यूक्लियस का चार्ज निकालो। न्यूक्लियस का चार्ज अभी मैंने ऊपर आपको फॉर्मूला बताया, Q = Ne। अब न्यूक्लियस का निकालना है, ये न्यूक्लियस N आ गया, कैपिटल लिख दो न्यूक्लियस N। अच्छा, कितने प्रोटॉन है, 4, और एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। ये जो मिनिमम चार्ज है ये प्रोटॉन पे है और पॉजिटिव में, और इलेक्ट्रॉन, ये मिनिमम चार्ज इलेक्ट्रॉन पे है बट इन नेगेटिव। ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको, ठीक है। अच्छा, अब नेट चार्ज है, सबसे पहले न्यूक्लियस का चार्ज निकालो, 4, और एक प्रोटॉन का कितना है, प्लस 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। इसका आंसर आएगा, चुप करके अभी इसको वैसे ही लिख दो, और ये आंसर मेरे पास क्या आया है, पॉजिटिव में। अच्छा, अब आप शेल्स का निकालो, शेल्स का जब आप निकालोगे ना, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4। एटम के लिए कंडीशन है ये, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, 4 ही हैं, और एक पे कितना है, -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। अब इसको सिंपल क्या करो, -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कर दो, ये आ गया, लेकिन ये माइनस अब बाहर लिख दो। नेट चार्ज होता है सम, नेट चार्ज लेना है तो मतलब न्यूक्लियस का और शेल्स का। न्यूक्लियस का आपके पास क्या है, ये वैल्यू लिखो, सपोज करो ये वैल्यू मैं कर देता हूँ x के इक्वल, x आ गया प्लस, और अब ये x के इक्वल साथ माइनस आ गया, -x, ये मेरे पास आ जाएगा 0। तो नेट चार्ज ऑन एन एटम इज ऑलवेज 0, क्योंकि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की जो रेशो है वो 1:1 है, सेम है। सपोज करो 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 ही प्रोटॉन थे, कट के 1:1 आ गया। ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो गई, ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि नेट चार्ज ऑन एन एटम। लेकिन आयन की बात करो, अब आयन में ये हमें नहीं, अब आयन बनता ही तब है अगर इलेक्ट्रॉन निकल आए, इलेक्ट्रॉन निकल आए या इलेक्ट्रॉन मिल जाए, आयन बनता ही तब है। मतलब इसमें जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो रेशो है ना, वो डज नॉट इक्वल टू 1:1 है, ये अनइक्वल है। या फिर प्रोटॉन ज़्यादा हो सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। और अगर कोई चीज़ सेम नहीं है तो इसमें नेट चार्ज 0 कभी नहीं हो सकता।
ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ये आपको यहाँ पे इसके बारे में ये चीज़ें क्लियर हो गया कि नेट चार्ज ऑन एन एटम। अच्छा, चार्ज ऑन एटॉमिक न्यूक्लियस भी क्लियर हो गया। फॉर एग्जांपल अगर वही चीज़ मैंने बात की ना, अब ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे जो मैंने यहाँ पे डाला था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे, एन की जगह आप जेड भी लगा सकते हो एटॉमिक नंबर, और ये पॉजिटिव में आएगा। ये मेरे पास आ जाएगा चार्ज चार्ज आ गया उस पर एटॉमिक न्यूक्लियस पे। अच्छा, अब चार्ज ऑन एक्स्ट्रा न्यूक्लियस का मतलब क्या है? चार्ज अगर वो आपको कहता है कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियस, एक्स्ट्रा मतलब बाहर और न्यूक्लियस से बाहर, तो वो आपके पास माइनस जेड ही आएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे जेड क्यों डाला? क्योंकि भाई जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, तो जेड डाल दो यार, कोई मसला नहीं, ठीक है। माइनस सिर्फ ये शो कर रहा है कि बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्ज नेगेटिव में है। ये आपको यहाँ से चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा जी, अब एक पॉइंट जो मैं हाईलाइट करूँगा, जो आप गलती कर सकते हो असल में, मैं आपको कहता हूँ, अब कॉन्सेप्ट अब ये इंटरलिंक होगा यहाँ पे। मैं आपको कहता हूँ, आपने मुझे बताना है कि मैक्सिमम चार्ज किस पे है। मैं नीचे ऑप्शंस लिखता हूँ और मुझे बताना है कि मैक्सिमम चार्ज किस पर है। पहली ऑप्शन लिख देता हूँ -2 कूलम, इसके बाद मैं लिख देता हूँ +78 कूलम्स, चार्ली ऑप्शन कर देते हैं -79 कूलम्स, डेल्टा ऑप्शन +50 कूलम्स। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप सिर्फ रट्टा लगाया होगा ना, तो आप हमेशा इसको टिक कर दोगे, जो कि गलत ऑप्शन है। मैंने आपको बताया चार्ज में अगर देखें ना, चार्ज में प्लस माइनस शो क्या करता है? प्लस ये शो करता है अगर 78 कूलम्स है, +78 कूलम्स, इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर सब्सटेंस उस पर्टिकुलर सब्सटेंस से 78 कूलम्स बाहर गए हैं। करेक्ट, 78 कूलम जब बाहर गए हैं तो कमी कितने की आई है? ऑब्वियसली 78 कूलम की कमी आ गई है उसमें। ये उस कमी को शो कर रहा है, तो चार्ज ज्यादा है इस पे। अगर 78, अच्छा पॉजिटिव 70, ये इसको शो कर रहा है। अच्छा, अब 79 पर आओ, अगर ये सब्सटेंस है -79, ये शो कर रहा है कि पहले न्यूट्रल था, पहले ये भी न्यूट्रल था, लेकिन बाद में निकल गया, अब चार्ज आ गया इस पे। अब ये भी न्यूट्रल है, अभी क्या होता है, इसमें 79 कूलम एंटर होता है। अब इस पर 17 कूलम ज्यादा हो गया है, तो -79 आएगा यहाँ पे। चार्ज किसी चीज के जाने से या किसी चीज के आने से चार्ज आता है। अब कोई चीज बेशक ज्यादा चले जाए या कोई चीज ज्यादा आ जाए, इससे आपने ये नहीं डिसाइड कर लेना कि भाई पॉजिटिव में जो चीज बढ़ी है बस वही बढ़ी है। नहीं, माइनस बता रहा है कि इतना ज्यादा चार्ज आया है उसके अंदर, ठीक है ना। चार्ज बॉडी पे डेवलप लॉस से भी हो सकता है, गेन से भी हो सकता है, चार्ज डेवलप होना चाहिए, कंडीशन ये है बेसिक। तो ये करेक्ट ऑप्शन आपके पास ये है, -79 कूलम्स। अच्छा, ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अच्छा, अब एक चीज जो आप पढ़ते आ रहे हो कि अगर हम बात करें लाइक चार्जेस, आपको पता है रिपेल करते हैं, और इसी तरह अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये आपने पढ़ लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जब जाओगे ना, एक पढ़ोगे कि जो लाइक करंट्स होते हैं ना, इसकी मैं लॉजिक वहां पे दूंगा। लाइक करंट्स जो होते हैं हमारे पास, वो क्या करेंगे, ये रिपेल कर रहे हैं, इसका ऑपोजिट कर दो अट्रैक्ट। लॉजिक दूंगा अट्रैक्ट क्यों करेंगे, क्यों कह रहे हैं हम, ये सब कुछ उधर हम डिस्कस करेंगे। और अनलाइक करंट की बात कर लें, अभी सिर्फ आपके एमसीक्यूज कवर करवाने के लिए मैं एक आपको एडिशनल पॉइंट बता रहा हूँ, ये रिपेल करेंगे। ये आपको चार्ज के बारे में यहाँ तक इतनी चीज़ें शुरू हो गई। तो नेगेटिव जो ये सारे साइंस थे मैंने आपको बता दिया। अब एक आता है हमारे पास क्वांटाइज्ड चार्ज, Q = NE। मैं क्यों कह रहा हूँ Q = NE, ये हमारे पास इक्वेशन है क्वांटाइज्ड चार्ज की। इससे आपके बहुत से न्यूमेरिकल सोल्व होने हैं, इसको याद रखना हमेशा। क्वांटाइज्ड चार्ज का मतलब क्या है? क्वांटाइज्ड चार्ज का मतलब ये है कि देखो मिनिमम चार्ज इतना है, इस मिनिमम चार्ज से कम चार्ज किसी बॉडी में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मतलब E/2 पॉसिबल नहीं, E/3 पॉसिबल नहीं। वो आपको सामने एमसीक्यूज बना दे कि भाई मिनिमम चार्ज बताओ, ठीक है। अब वो ऑप्शन आपको दे देता है E/3, E/4। देखो दिखने में ज़ाहिर आपको लग रहा है, बट E इज द एक्चुअल मिनिमम, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। अच्छा, अब आपका सवाल आएगा कि जो क्वार्क्स होते हैं, क्वार्क्स में तो हम ये भी पढ़ रहे होते हैं, मतलब E का आधा। क्वार्क्स में
ये इस चार्ज से कम तो चार्ज है, बट वो एग्जिस्ट नहीं करते, इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं करते। क्वार्क्स कभी भी इंडिविजुअल लेवल पे एग्जिस्ट नहीं करते। मतलब आपके सामने क्वार्क इस तरह पड़ा हो, इस तरह एग्जिस्ट नहीं करता क्वार्क। तभी हमारे पास यही स्टैंडर्ड चलता है फिर, ठीक है ना। तो अब ये आपने यहाँ से आपका ये एमसीक्यूज भी क्लियर हो गया। क्वांटाइज चार्ज, अच्छा अब इस एन का मतलब क्या है? ये एन की वैल्यू ना, ये इंटीग्रल मल्टीपल है, मतलब वन। अच्छा इंटीग्रल मल्टीपल की लॉजिक क्या है? देखो 1 से गया एग्जैक्टली 2 पे, 1.5 नहीं आया, 1.6 नहीं आया, 2 से 3 पे डायरेक्ट गया, 3 से 4 पे डायरेक्ट गया, 4 से 5। इंटीग्रल मल्टीपल इसको कहते हैं, पक्का मल्टीपल। 1 से 2 मतलब इंटीजर्स की फॉर्म में, 1 से 2, 2 से 3, ठीक है, इस तरह। अब ये वाला फॉर्मूला आपके पास दो सिचुएशंस में लिख सकता हूँ, पॉजिटिव और माइनस है। नहीं, मैंने आपको ऊपर बताया है, अगर न्यूक्लियस की बात करोगे ये आ जाएगा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियस की बात करोगे ये आ जाएगा, वो डिपेंड करता है। तो बेसिक स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके पास की है। ये क्वांटाइज चार्ज है, लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ई नोट्स में मैंने लिखा होगा कि फिक्स्ड पैकेट ऑफ चार्ज, मतलब अगर किसी बॉडी पे ई है ना, अगर आप चाहते हो कि मिनिमम ही हो लेकिन इससे ज़्यादा हो, तो वो हमेशा 2 ई होगा, इससे कम नहीं हो सकता। 1.5 ई नहीं हो सकता, 1.75 ई नहीं हो सकता। ये चीज़ अपने माइंड में फिट कर लो, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि हमारे पास करेक्ट कौन सी चीज़ है, ठीक है। ये आपको चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई, सब कुछ आपको ई नोट्स पे मिलेगा, हर चीज़ मैंने लिखी हुई है। कोई टाइप ऑफ, मेरी कोशिश है आपको ऐसा कोई लेक्चर नहीं मिलेगा जिसमें आपको सारे टाइप ऑफ एमसीक्यूज, अभी हमने डिफरेंट वैरायटी ऑफ एमसीक्यूज कवर कर लिए हैं। अभी कितने एमसीक्यूज हमने यहाँ पे ऊपर कवर कर लिए हुए हैं, ये सारे आपके बेसिक्स ऑफ चार्ज के। कोई चीज़ बहुत ही कोई एक्स्ट्रा कहीं से मिल जाएगी, ऑलमोस्ट हर चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी। अच्छा जी, अब आती है बात लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ, ये हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिस पढ़ रहे हैं अभी तक। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, देखो सिंपल अपने माइंड में रखो, इसका मतलब ये जो कंजर्वेशन वाले लॉज होते हैं ना, ये हमेशा तब फॉलो होते हैं इफ अ सिस्टम इज आइसोलेटेड। इफ अ सिस्टम इज आइसोलेटेड, मैं अगर इस पूरे अर्थ की बात करूं, इसमें कितनी चीजें होंगी, इसमें हम कोई सिस्टम सेलेक्ट कर लेते हैं, उस सिस्टम में ना, उस सिस्टम में चार्जेस की जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ चार्ज वो हमेशा सेम रहेगी, इट इज फिक्स्ड। कंडीशन क्या है ये, दैट इज इंपॉर्टेंट। कंडीशन ये है कि जो सिस्टम है ना वो आइसोलेटेड होना चाहिए। भाई आइसोलेटेड का मतलब क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। आइसोलेटेड का मतलब ये है कि अगर वो जो सिस्टम है ना, फॉर एग्जांपल ये कमरा है, मैं कमरा एक सिस्टम लेता हूँ, ठीक है, ये कमरा है, ये हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है। इस कमरे के अंदर एक टेबल पड़ा हुआ है, इस टेबल पे एक सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस से मैं 10 कूलम निकालता हूँ, इस पर पॉजिटिव 10 कूलम आ जाएगा। भाई मुझे सिर्फ ये बताओ, जो भी चेंजिंग्स हुई तो सिस्टम के अंदर ही है ना, तो चार्ज वैसे सब सिस्टम के अंदर से उठा के यहाँ पे ले जाओ, यहाँ से यहाँ ले जाओ, भाई ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर इज पॉसिबल। लेकिन उस सिस्टम में चार्ज तो भी उतना ही है ना, पहले क्या था, 0 था, अब इसमें से इधर लेके क्या -10 और +10, अब ऐड करो दोबारा 0 ही आएगा, 10 - 10 0। भाई तो जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आइसोलेटेड, अच्छा आइसोलेटेड सिस्टम मतलब ये है कि अब मैं खुद पंगे नहीं लूंगा, मैं यहाँ पे खड़े होकर अपनी मर्जी से +10 कूलम यहाँ पे अंदर सिस्टम में डाला हूँ। अगर मैं इस तरह करूंगा ना तो वो सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है, मतलब सेक्लूडेड। सिंपल ग्रामर है यार, ये आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है वो। अगर आप अपनी इंटरफेरेंस कर रहे हो तो सिस्टम आइसोलेटेड हो सकता है? नेवर। ये यहाँ पे रीजन है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम किस सेंस में कह रहे हैं। बच्चे इसको कंफ्यूज कर देते हैं कि भाई ये आपने सब्सटेंस को सिस्टम बना लेते हैं, नहीं, ये गलती नहीं करनी। सिस्टम इज अ ब्रॉड टर्म, सिस्टम आप बड़ी टर्म में यूज करते हो। अगर आप सब्सटेंस कोई सिस्टम बना रहे हो तो आपने चार्ज निकाल दिया, बचा क्या फिर? ये सबसे बड़ी गलती करोगे। सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ सब्सटेंसेस, ये चीज याद रखना। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपको चीजें पता लग गई। अच्छा अब इसमें और टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स, मैंने आपको कहा कि इस तरह के लेक्चर्स आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाले, जो आपके वैरायटी ऑफ एमसीक्यूज कवर करवा देंगे, जो कि आपको मिलेंगे की बुक्स में, आप ढूंढोगे, आप सर खपाओगे, ठीक है। अच्छा अब एक अगर आपके पास कंडक्टर है ना, कंडक्टर मतलब जो उस चार्ज को गुजरने की ना अच्छी वाली इजाज़त दे। जैसे आप यहाँ पे मैरिज हॉल में आए हैं, ये दरवाज़ा है, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, होता नहीं है वो थोड़ा सा बो डाउन हो जाते हैं आपके इस्तकबाल के लिए, मतलब
थोड़ा सा चेस्ट पे हाथ रख के थोड़ा सा झुकते हैं कि भाई आए वेलकम। कंडक्टर चार्ज के लिए इस तरह करता है। सपोज करो चार्ज ये कंडक्टर से गुजर है और ये वो जो कंडक्टर का मटेरियल है उसको फेवर कर रहा है, भाई आओ गुजरो। अब वो कैसे गुजरेगा ये तो मैंने आपको एक कहानी बताई है ना, इसकी लॉजिक है पूरी प्रॉपर, वो हम इंशाल्लाह जो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक आएगा उसमें पढ़ रहे होंगे। अभी के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है वो समझो। मेरे पास एक कंडक्टर है, ये मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है। अब ये कंडक्टर खाली नहीं है, अंदर से भरा हुआ है। फॉर एग्जांपल आपके घर में अगर चारपाई हो, चारपाई का वो जो एक पाया है वो अंदर से भरा हुआ है ना, वो ही कंडक्टर समझ लो, समझ गए। अच्छा अब मैं ना यहाँ से उठा के सपोज करो ये चार्ज ना इस कंडक्टर पे फेंकता हूँ, क्या होगा देखो। अब सपोज करो मैं ना यहाँ से देख रहा हूँ, अब मतलब मुझे यहाँ से इसकी सिर्फ गोल शेप दिख रही है, अंदर से भरा हुआ है, कंडक्टर ऐसे पीछे को पूरा गया हुआ है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैंने सारा चार्ज फेंक दिया, कंडक्टर के अंदर आ गया। कंडक्टर के अंदर रिपल्शन नहीं होगी भाई, लाइक चार्जेस से रिपेल करेंगे। देखो अगर रिपल्शन हो रही ना, वो चाहेंगे हम दूर दूर जाएं, स्टेबिलिटी आए भाई। ये मतलब इस तरह मुझे तंग कर रहा है, चार्जेस की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इनको ये फील होगा रिपल्शन हो रही है। अब क्या होगा, मैक्सिमम कितना दूर जा सकते हैं एक दूसरे से, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, अपने आप को सरफेस में अरेंज कर लेंगे और बड़ा यूनिफॉर्म करेंगे ताकि हर चार्ज को जो फोर्स लगी ना वो इक्वल इक्वल लगे। ये देखो फोर्स रिपल्शन अभी भी लग रही है लेकिन मिनिमम है, स्टेबिलिटी रिलेटिवली ज्यादा, अभी भी पूरी स्टेबिलिटी नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है बट रिलेटिवली स्टेबल है। अब मतलब कि पूरा सरफेस है ना उस कंडक्टर की, उस पे चार्ज हमारे पास बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। यही चीज मैंने आपको बताना था, लॉजिक दिया। अब आपने ये तो आपको मिल जाना था, चलो अगर मैं ना भी बताता ना, आपको कहीं ना कहीं किसी गाइड से किसी ने बता देना था लॉजिक क्या थी, हर किसी ने वो स्किप करवा देनी थी आपको कि इफ अ चार्ज इज गिवन, इफ चार्ज इज गिवन टू अ कंडक्टर, सब कुछ आपकी ई बुक में लिखा हुआ है, बहुत मेहनत है इसके पीछे, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इफ अ चार्ज इज गिवन टू अ कंडक्टर, इट रीअरेंजेस itself on the surface of conductor। सरफेस वर्ड इंपॉर्टेंट है, इस चीज को पकड़ो, सरफेस इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, सरफेस पर आएगा क्योंकि उसकी लॉजिक मैंने आपको दे दी। और ये लॉजिक ना अब आप लिख रहे होंगे एज इट इज ई बुक में उर्दू के साथ लिखी हुई है, आपका हर तरह से टाइम बचाने की कोशिश की हुई है। अच्छा अब एक चीज, अब ये एक एमसीक्यूज और हो गया, एमसीक्यूज है ये सारी चीजें एमसीक्यूज हैं। अब एक और एमसीक्यू आता है यहाँ पे कि मुझे ये बताओ कि सरफेस पर कंडक्टर की जो सरफेस है आपने दे दिया, उसने रीडिस्ट्रीब्यूशन कर ली, सरफेस पर अरेंज हो गया, यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है। अच्छा पोटेंशियल क्या है, देखो टेंशन नहीं लेनी, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, पोटेंशियल क्या है इसको हम लॉजिकली क्रैक डाउन करेंगे। अभी के लिए ये समझो सिर्फ कि एक चार्ज, जो पूरा चार्ज है ना +10 कूलम था, सपोज +10 कूलम था, उस चार्ज को यहाँ पर लाने के लिए, सपोज चार्जेस यहाँ पर हैं सारे रेंज हुए हैं, उसका जो अंदर से यूनिट कूलम है ना 1 कूलम, उस पे जो मुझे वर्क करना पड़ेगा दैट इज पोटेंशियल, ताकत, उस पर यूनिट चार्ज पे जो मेरा खर्च हुई है ताकत, दैट इज पोटेंशियल। इसको लॉजिकली समझेंगे, टेंशन नहीं लेनी, LW में आ गए हो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। पोटेंशियल यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक चीज याद रखो, जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुई है ना ये बड़ी यूनिफॉर्म हुई है ताकि रिपल्शन मिनिमम से मिनिमम जाए। सरफेस पर मिनिमम हो गई है लेकिन वो अपने आप को यूनिफॉर्मली अरेंज करें ताकि मिनिमम से मिनिमम और हो जाए, ताकि हर किसी को इक्वल इक्वल हो सके ना, किसी को ज्यादा लगे, स्टेबिलिटी हर जगह सेम सेम स्टेबिलिटी हो। तो मतलब ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस को कंफ्यूज नहीं करना, इक्वी मींस इक्वल, पोटेंशियल मींस पोटेंशियल सिंपल और सरफेस, उस सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है। ये कंडक्टर पे एक और चीज मैंने आपको बता दी, एक और चीज, डिफरेंट टाइप ऑफ एमसीक्यूज कवर करने हैं, लॉजिकली समझना है। अब मुझे ये बताओ, ये भी आपने सुना होगा, इसको अब हम पढ़ते हैं। एमसीक्यूज आएंगे आपको, चार्ज अगर रेस्ट पर है, चार्ज अगर रेस्ट पर है ना तो वो आप सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये याद रखो। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, फील्ड वो क्या है लॉजिकली सब कुछ MD कैट के हिसाब से क्लियर कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल अगर पॉजिटिव चार्ज पड़ा है ना,
ये अपनी विसिनिटी में जहां जहां तक फोर्स एग्जर्ट कर सकता है, वो रीजन, वो एरिया, दैट इज फील्ड। ठीक है, अब अगर रेस्ट पर कोई चार्ज है ना, मतलब इसकी वेलोसिटी बिल्कुल जीरो है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और अगर चार्ज मोशन में है, अब मोशन भी दो किस्म के हैं, मोशन आ जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या, मैं बताता हूं, टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल भी नहीं लेनी। जो चीज क्लिक करेगी ना कि यार ये क्या है, ये क्या है, भाई वही समझाऊंगा मैं, बेफिक्र रहना। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या है इसका, एक्सेलरेटेड। सुनो, रेस्ट की तो चीज क्लियर होगी ना शहजादो। यूनिफॉर्म मोशन में ना इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी प्लस मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी, ये चीज याद रखो। अच्छा, ये काम तो फिर मोशन में तो होना ना, मोशन में यहां पे भी यही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। एक टेक्निकल डिफरेंस क्या डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी प्लस मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। लेकिन 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 ये आपके पास जो है ना, एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, रेडिएट नॉट रेडिएट्स एनर्जी। ये आपके पास एनर्जी रेडिएट करेगा। एनर्जी रेडिएट से मेरा क्या हो रहा, देखो यूनिफॉर्म मोशन पे आओ, एक सेकंड गुजरता है, बॉडी 4 मीटर चलती है, अगला सेकंड गुजरता है फिर 4 मीटर चलती है, अगला सेकंड गुजरता है फिर 4 मीटर चलती है, मतलब हर सेकंड में सेम सेम मीटर चल रही है भाई, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। इस तरह का जब मोशन चार्ज कर रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो बना रहा था पहले भी, वो तो अब भी बनाएगा, कुछ चार्ज पास आएगा उस पर फोर्स लगा देगा वो तो। अब नई चीज यहां पर क्या आ गई, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। अच्छा, क्यों बनाएगा, कोई भी आपको ये रीजन नहीं बताएगा क्यों बनाएगा, मैं आपको इसकी लॉजिक बताऊंगा इंशाल्लाह जब आपका ये लेक्चर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये मेरी बात याद रखो, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, आपको यूट्यूब से भी कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं आपको रीजन बताऊंगा और आपको सेटिस्फेक्शन होगी मेंटली पूरी। आईक्यू तेज करना है आपका, दैट इज द ओनली गोल ऑफ एलडब्ल्यू। मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी, लेकिन याद रखो चूंकि सेम सेम डिस्टेंस जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तो इसके अराउंड बनेगी। ये तो आपको हर कोई बना देगा ना, कैसे बनेगी वो हम डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन वो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ना वो कांस्टेंट होगी, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है। अब एक्सेलरेटेड मोशन में आओ भाई, मतलब एक सेकंड गुजरता है, 4 मीटर चली बॉडी, चार्ज बॉडी यहाँ पे चार्ज है समझ लो। अब अगला सेकंड गुजरता है, अब बॉडी 6 मीटर चलती है भाई, और तेज हो गई है। अच्छा, अगला सेकंड सेम सेकंड में वो अब 8 मीटर चलती है, एक्सेलेरेशन हो रही है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी बनी है, तो चार्ज की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। मैग्नेटिक फील्ड चार्ज की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज जैसा भी हो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अच्छा, अब 4 मीटर 6 मीटर, अब मैग्नेटिक फील्ड बनी, इसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड बनी होगी। अब जैसे ही तेज हुआ मैग्नेटिक फील्ड और तेज हो गई, स्ट्रांग हो गई, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गई, स्ट्रेंथ अब और तेज हो गई, चेंज हो गई। ये जो वेरिएशन आ रही है ना, अच्छा अब ये वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बनी। अब याद रखो जहां मैग्नेटिक फील्ड वेरी होना, उस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से दोबारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड दोबारा बनेगी। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड दोबारा बनेगी, तो ये जो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉम्बिनेशन है ना, इसे हम रेडिएशन कहते हैं। रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये इसका टॉपिक है पूरा ज़्यादा डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में, ये हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब क्या यूनिफॉर्म मोशन में ये चीज हो सकती थी? नहीं, कभी भी नहीं। तो तभी मैंने वहां पे बोला था कि रेडिएट्स एनर्जी, नो। ये डिफरेंस था यहां पे जो आप लोग मिस कर जाते अगर मैं डिस्कस ना करवाता। एक एमसीक्यू सॉल्व करते हैं फॉर द फर्दर प्रैक्टिस। मैं कहता हूं कि ये मेरे पास क्वेश्चन है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, आपने स्टेटमेंट पे गौर करना है, इस तरह आप उसने आपको सवाल करना है पेपर में, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। सिंपल सी चीज है, देखो चार्ज बनाना किसने, ये एक इलेक्ट्रॉन है, उस पर चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स है। मैं चार्ज बढ़ाते जा रहा हूं, मैं इलेक्ट्रॉन और लाते जा रहा हूं, एक स्टेट आ गई कि टोटल चार्ज मेरे पास हो गया 1 कूलम। वो कह रहे हैं आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स लाने पड़े, समझे लॉजिकली,
ये क्वेश्चन जो आप हमेशा समझते हो, इग्नोर कर देते हो, भाई असल में वो प्रैक्टिकली क्या बोल रहा है। मिनिमम चार्ज तो ई था 1.6 मल्टीप्लाई 10 पर -19 कूलम, कितना छोटा छोटा चार्ज है। अब आप इतने इलेक्ट्रॉन्स लाई जा रहे हो, 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 एक स्टेट आ गई जिसमें टोटल चार्ज 1 कूलम हो गया है, 1.6 नहीं रहा। कितने इलेक्ट्रॉन्स लाने पड़े ये पूछ रहा है। स्टैंडर्ड क्वांटाइज्ड चार्ज का आपसे मैंने डिस्कस करवाया हुआ है, एन ई, ये निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज उसने आपको बोला है 1 कूलम, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1.6 मल्टीप्लाई 10 पर -19। चलो ये तो लॉजिक भी बता दी, क्लियर हो गई। कैलकुलेट कैसे करना है भाई ये समझाओ। अब 1.6 को सिंपल करो 16, 1/16 हो गया। ये जब मैं इधर लेके गया पॉइंट -1 आया, -1 और -19 -20 को ऊपर ले जाओ 10⁻20 आ जाएगा पॉजिटिव में। 1/16 को सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। कर लेते हैं भाई सोल्व। 16 पॉइंट लगाओ 0, 10 अभी भी छोटा है, 0 लगाओ 0। अच्छा जी 16 6 जार करो ज़रा, 36 6 में 6 9 96 आ गया। तो यही हम डाल सकते हैं, अभी 96 आ गया। अच्छा 0.06 तक करो, अप्रोक्सीमेशन लगा लेंगे, ऑप्शंस में आपको क्लियर हो जाएगा। अगर ऑप्शंस में क्लोज वैल्यूज है तो आप थोड़ा सा और सोल्व कर लोगे इसको, फिर यहाँ पे 0 लगा लोगे, ठीक है। 0.06 मल्टीप्लाई 10⁻20, मैंने 6 पॉइंट की फॉर्म में लिखना है, 1 2 में 10⁻2 आएगा, 10⁻2 और 20 18 आ जाएगा। इतने इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स मतलब कितने, मुझे 18 जीरो लगाने हैं आगे। मैं जब इतने इलेक्ट्रॉन्स लेके आई जाऊंगा फिर जाके 1 कूलम बनेगा। ये MCQs को जब आप लॉजिकली सॉल्व करते हो ना, एग्जामिनर का माइंड रीड कर लोगे कि बस पूछना क्या चाह रहा है। ये बेसिक स्टेप्स हैं, अभी बेसिक स्टेप्स हैं। शुरू में मुश्किल होगी लेकिन आप यूनिक बन जाओगे। ये चीज़ है जो आपको एक माइंडसेट देना चाह रहे हैं। ये आपको सारी चीज़ें समझ आ गई। अच्छा जी, अब मेथड्स ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग के मेथड्स भी तो होंगे ना भाई कोई, वो भी बताओ हमें। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, ठीक है। मेथड्स ऑफ चार्जिंग पे अगर आपने किसी बॉडी पे कोई चार्ज नहीं है, उस पर आपने चार्ज लेके आना है, तो उसके बारे में तो पता होना चाहिए ना भाई। ये क्वेश्चन सारे बनते हैं, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक चार्ज का कोई इतना लंबा लेक्चर नहीं देगा आपको, आप लोग खप रहे होगे, डिफरेंट की बुक से देख रहे होगे, कोई लॉजिक नहीं मिल रही, सारा कुछ आपको एक जगह पे ला कर रख दिया है। मेथड्स ऑफ चार्जिंग हमारे पास 3 सबसे इंपॉर्टेंट जो डिस्कस होते हैं। फर्स्ट वन इज कंडक्शन, टेंशन नहीं लेनी है क्या, अभी क्रैक डाउन करते हैं इसको। दूसरा हमारे पास है इंडक्शन, तीसरा हमारे पास है रबिंग, और रबिंग भी ऑब्वियसली जब रब करेंगे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। आइडियल केस हम डिस्कस कर नहीं रहे, प्रैक्टिकल केसेस की बात कर रहे हैं। एक चीज इस सबसे पहले बताने के पहले एक चीज अपने माइंड में रखो, इंडक्शन में मैं क्लियर कर देता हूं, बल्कि वो आपको कंडक्शन की बात करो। देखो मेरे पास चार्ज कंडक्टर है एक, मेरे पास ये कंडक्टर है सपोज करो, और इसको मैंने चार्ज दिया हुआ है सपोज करो पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव कंडक्टर को ना मैं इन कॉन्टेक्ट में लेके आता हूं बिल्कुल न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, देखो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर चार्जेस नहीं है। मैंने आपको बोला था फंडामेंटल प्रॉपर्टी है चार्ज, तो ये हो सकता है कि अंदर चार्ज ना हो, चार्ज है लेकिन जितने पॉजिटिव है ना उतने नेगेटिव है, तभी नेट चार्ज 0 है, जिसको हम कह रहे हैं अनचार्ज्ड। अनचार्ज का मतलब होता है न्यूट्रल, अनचार्ज मींस न्यूट्रल, अनचार्ज मतलब न्यूट्रल। बट न्यूट्रल का मतलब ये नहीं है कि अंदर चार्जेस नहीं है, चार्जेस प्रेजेंट है, नेट चार्ज 0 है। ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं जो आप कंफ्यूज कर सकते हो। भाई चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की, तो कैसे हो सकता है चार्ज अंदर ना हो, कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। अब ह्यूमन बॉडी को इंटैक्ट रखने के लिए, ये भी एक एमसीक्यूज है मुझे याद आ गया, ह्यूमन बॉडी को इंटैक्ट रखने के लिए कौन सी फोर्स ज्यादा जरूरी है, ग्रेविटी की फोर्स? भाई नहीं, ह्यूमन चार्जेस, आपकी बॉडी एटम से मिलकर बनी है, चार्ज नहीं होंगे, अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान, जब अट्रैक्शन नहीं होगी आपका जिस्म एग्जिस्ट कर सकता है? टूट जाएगा जिस्म आपका। इलेक्ट्रिक फोर्स इज द मेन फोर्स जिससे आप जिंदा हो, इंटैक्ट हो, आपकी जिस्म इंटैक्ट है, आपका हार्ट वर्क कर रहा है, ब्लड दौड़ रहा है। भाई एटम से मिलके बनी है हर चीज। क्लियर हो गया? अच्छा ये न्यूट्रल है, मुझे सिर्फ ये बताओ कि अब जब मैं इसको कॉन्टैक्ट में लेके आऊंगा तो ये चार्जेस यहां पे फ्लो करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी, ठीक है। इसको चार्ज मिल जाएगा कुछ क्योंकि यहाँ पॉजिटिव ज्यादा है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव अपना इसको देगा क्योंकि ये पोटेंशियल ज्यादा है ना इसका, वो तो नेट चार्ज ही 0, इसका तो पोटेंशियल ही 0 है, तो हाई से लो की तरफ चार्ज फ्लो करेगा। अब हाई से लो पोटेंशियल की सारी गेम करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम कवर करेंगे, टेंशन नहीं लेनी।
ये आपको चीज क्लियर होगी। कंडक्शन से भी हम कर सकते हैं। कंडक्शन मीन्स टच, टच करोगे, जोड़ना पड़ना है दो चीजों को। आपने अनचार्ज को चार्जिंग करनी है आपने। असल में चार्जिंग किसकी करते हैं? जो अनचार्ज है। तो अब यहाँ से हाई की तरफ लो, जब चार्ज आएगा इसमें पॉजिटिव अगर ज्यादा हो गया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि पॉजिटिव ज्यादा हो गया, क्या पॉजिटिव दे रहे हो। अब इंडक्शन की बात करो। इंडक्शन में ये है कि देखो, एक बॉडी बेशक अनचार्ज पड़ी है और आप चार्ज चीज लेकर आ रहे हो, बट कॉन्टैक्ट के बगैर इस पर चार्ज लेकर आओ। अब यहां पे सबसे बड़ी मिसकॉन्सेप्शन जो बच्चे करते हैं उस चीज को सुनना है आपने। अच्छा, अब इस पर कैसे चार्ज आएगा? एक चीज याद रखो, इंडक्शन ना उस अनचार्ज ऑब्जेक्ट पे चार्ज, पूरा नेट चार्ज नहीं डेवलप करवा देगा, एक साइड पर ना कलेक्शन ऑफ चार्ज कर देगा। ये बहुत बड़ी गलती है जो बच्चे करते हैं। अब देखो, ये अनचार्ज है, मतलब जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव है, तभी नेट चार्ज जीरो है ना। चार्जेस तो अंदर हैं। अच्छा, ये पॉजिटिव है सारा, चार्ज है, मैं इसको पास लेके आया, ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये इन नेगेटिव वालों को अट्रैक्ट करेंगे, ये इसको इधर इसकी सरफेस पे ले आएंगे, और ये वाला जो पॉजिटिव है इसको रिपेल करके वही सरफेस पे ले आएंगे। देखो, नेट चार्ज अभी भी जीरो है। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे कि भाई चार्ज आ गया, मेथड ऑफ चार्जिंग में है जिसमें कंफ्यूज करते हैं कि भाई चार्ज आ गया। भाई नहीं, असल में इंडक्शन ये नेगेटिव है, अब डिस्टेंस कम है। अच्छा, पॉजिटिव और इसका डिस्टेंस ज्यादा है। कूलम्स लॉ पता क्या कहता है? इसका डिस्टेंस कम है ना, फोर्सेस उसमें ज्यादा होंगी, तो अब अट्रैक्शन डोमिनेट कर जाएगी, तो ये इसके पास मूव करने लग जाएगा और ये इसके पास, तो अट्रैक्शन होगी। अच्छा, इसका मतलब पता क्या है? अब ये चार्ज बॉडी थी ना, यहां से एक रूल याद रखो, अ चार्ज बॉडी ऑलवेज अट्रैक्ट द न्यूट्रल बॉडी। रिपेल कर ही नहीं सकती भाई, क्योंकि उसने पास नेगेटिव को लेके आना है और डिस्टेंस उनके दरमियान कम है, तो फोर्स डी डोमिनेट करेगी हमेशा। चार्ज बॉडी ऑलवेज अट्रैक्ट्स द न्यूट्रल बॉडी। अच्छा, एक बड़ी मजे की बात है, मैं कहता हूं ना, टू लाइक चार्ज बॉडीज रिपेल। अच्छा, टू लाइक चार्ज बॉडीज अट्रैक्ट भी कर सकती हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है जो आपकी ई बुक में डिस्कस किया हुआ एंड पे इंशाल्लाह। अच्छा, ये आपको चीजें क्लियर हो गई। रबिंग, रबिंग, फ्रिक्शन, इस चीज को समझो अब जरा। ये भी हमारे पास एक तरीका है ऑब्वियसली। टू ऑब्जेक्ट्स जब आप रब करते हो ना, अब यहां पर कॉन्सेप्ट आता है एफिनिटी का। ये आपने सपोज करो ग्लास को रब किया, रब विद सिल्क, तो क्या हुआ? इससे हुआ ये कि ग्लास के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब ग्लास ने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए और सिल्क ने इलेक्ट्रॉन्स पकड़ लिए। मतलब इतनी एनर्जी मिल जाती है चार्ज को कि वो एक बॉडी से दूसरी ऑब्जेक्ट पे जंप कर सके। अब जंप करना किस बॉडी पे है, वो डिपेंड करता है कौन सी बॉडी उस इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी ज्यादा रखती है। अब यहाँ पे सिल्क ज्यादा रखती थी, तो सिल्क ने उसको पकड़ लिया इलेक्ट्रॉन को, सिल्क इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसके पास आ गया, उसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया। इसी तरह मैंने ई बुक में आपकी और चीजें लिखी हुई हैं, एबोनाइट। अब इसको रट्टा नहीं लगाना, पैटर्न बनाओगे आप, मैंने ई बुक भी मेंशन किया है। ये ई बुक रब्ड विथ वूल, दो लिख रहा हूं, सारी चीजें आपको वहां पे ई बुक में मिल जाएंगी। तो एबोनाइट पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव वुड है एबोनाइट, और वूल पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ये एफिनिटी, जो एफिनिटी ज्यादा रखता है, अब मतलब रब करने से इतनी एनर्जी मिल गई कि चार्ज एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे जंप करे, और इंबैलेंस हो गया प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की रेशो का, तो उस बॉडी पे चार्ज आ जाएगा। ये चीजें आपको सारी क्लियर हो गई, ठीक है? अच्छा जी, अब एक चीज जो आप सारे सुनते हो, ये भी एमसीक्यू है, ये भी एमसीक्यू है, हर चीज एमसीक्यू है, कि रिपल्शन, रिपल्शन जो है इज अ श्योर टेस्ट टू डायग्नोज a charge on the body. अच्छा जी, क्यों भाई? रिपल्शन क्यों नहीं हो सकता भाई, बता। आओ यहां पर गेम, गेम क्या है वो समझो जरा। देखो, मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, मुझे नहीं पता, ये अननोन है। अननोन है मतलब ये चार्ज भी हो सकता है और अनचार्ज भी हो सकता है, मुझे नहीं पता ना, अननोन है। लेकिन एक ऑब्जेक्ट मेरे पास जरूर है जो कि मुझे पता है ये चार्ज है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, अब यहां पे सवाल तो ये उठना चाहिए ना कि अट्रैक्शन क्यों नहीं हो सकता। आपको अगर ये पता लग गया अट्रैक्शन क्यों नहीं हो सकता, आपको ये पता लग जाएगा रिपल्शन क्यों हो सकता है।
सिंपल। अट्रैक्शन, वाई नॉट अट्रैक्शन, ठीक है, वाई नॉट अट्रैक्शन। भाई देखो ये न्यूट्रल है, मैंने आपको बोला कि चार्ज बॉडी न्यूट्रल को हमेशा अट्रैक्ट करेगी। क्यों? तो जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव तो हैं, लेकिन ये नेगेटिव को यहां पे ले आएगी और पॉजिटिव को यहां पे, और ये अट्रैक्शन डोमिनेट कर जाएगी। अच्छा, अब आपको नहीं पता इस पे कि ये न्यूट्रल है। अब ये तो मैंने आपको अज्यूम करवाया न्यूट्रल है, आपको नहीं पता ये न्यूट्रल है, आपके सामने सिर्फ सिंपल बॉडी पड़ी है, तो मैं इसको अब रिमूव कर रहा हूं चार्जेस को यहां से, ठीक है। आपको नहीं पता, यही चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपके सामने ना भाई ये मूव करने लग गई है, समझो आपके सामने पड़े हैं ये। अच्छा, इसका आपको पता है किसकी पॉजिटिव चार्ज है, ये बॉडी आपके सामने मूव करने लग गई। आप पता क्या बोलोगे, भाई देखो ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसकी तरफ मूव कर रहा है, तो भाई पक्की बात है ये है ही बॉडी नेगेटिव चार्ज। बट मैंने बोला था कि न्यूट्रल बॉडी भी हो तो वो भी अट्रैक्शन शो करेगी। तो कंफ्यूज हो गए ना कि चार्ज नेगेटिव में है या अनचार्ज है, कंफ्यूजन है ना। मतलब न्यूट्रल भी हो सकती है, भाई न्यूट्रल ने भी तो मूव करना था इधर, लेकिन रिपल्शन हमेशा तब होगी अगर इस पे एग्जैक्ट पॉजिटिव चार्ज हुआ, सारा पॉजिटिव चार्ज हुआ। दैट्स व्हाई रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट टू डायग्नोज अ चार्ज ऑन द बॉडी। लॉजिक जब आप लेते हो तो आप अपना जो माइंड है उसको तेज कर रहे हो, ठीक है, ये आपको समझ आ गई। अच्छा जी, अब अच्छा डिफरेंट टाइप ऑफ एमसीक्यूज आपको आपकी ई बुक में मिल जाएंगे, जो कि हम यहाँ पे सारे इंशाल्लाह कवर कर रहे हैं। टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक बड़ी चीज आती है इंपॉर्टेंट, क्या सब्सटेंस लूजिंग इट्स इलेक्ट्रॉन। सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे उसके अंदर, सब्सटेंस लूजिंग इट्स इलेक्ट्रॉन्स। देखो पहले सब्सटेंस था ये, इस सब्सटेंस का कोई ना कोई मैस होगा, भाई मैस होगा नहीं, एटम से मिलकर बना है, एटम में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, सारे के सारे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स हर एटम के ऐड करके उसका एक मैस आ गया, ठीक है। अच्छा, मैं क्या करता हूं, मैं इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेता हूं। अब इलेक्ट्रॉन्स का मैस था ना 9.1 मल्टीप्लाइड 10⁻³ किलोग्राम, तो मैस मैंने कुछ ना कुछ निकाल दिया। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकल गए, उसका जो नया मैस है m डैश है। तो एक चीज याद रखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट एट अ टाइम चार्ज डिस्चार्ज नहीं, एक वक्त में एक चीज अगर चार्ज हो रहा है ना सिर्फ, तो उस वक्त भी मैस में चेंज आएगा, और अगर डिस्चार्ज हो रहा है उस वक्त भी मैस में चेंज आएगा। अगर चार्ज होगा तो मैस ज्यादा हो जाएगा, अगर डिस्चार्ज होगा, जैसे डिस्चार्ज मतलब निकलना चार्ज का बाहर, तो चार्ज कम, उसका मैस कम हो जाएगा। मतलब ये मैस जो है ये कम है एक्चुअल मैस से। अच्छा, कितना कम है? जो नया मैस है ना वो फाइंड करने के लिए जो एक्चुअल मैस था उसमें से कितने निकले हैं उनका मैस निकाल लो। 3 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो 3 और 1 इलेक्ट्रॉन का मैस कितना है, 9.1 मल्टीप्लाइड 10⁻³ किलोग्राम। अच्छा, अब इसको मैं जरा शॉर्ट फॉर्म करके लिखता हूं। इस वाले को ना मैं डेल्टा एम बना लेता हूं। डेल्टा एम, मैं डेल्टा मतलब जितना निकला है, ठीक है, और डेल्टा एम को मैं लिख लेता हूं एनई, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं जो कि 3 है, एनई आ जाएगा उसकी जगह, और एक मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो 9.1 किलोग्राम है। तो आप इसको सारे को इस तरह बनाओ, स्टैंडर्ड इक्वेशन एम माइनस डेल्टा एम, ठीक है। डेल्टा एम की आपको वैल्यू पता है अब। अच्छा, ये कब है? ये तब है सब्सटेंस बीइंग, अब ये एमसीक्यूज पूछा जा सकता था आपसे, सब्सटेंस बीइंग डिस्चार्ज, चार्ज उसमें से निकाला जा रहा है, लूजिंग चार्जेस, तो उसका जो इसमें क्या होगा हमारे पास, जो नया मैस आएगा वो कम होगा एक्चुअल मैस से। अच्छा, अगर हम चार्ज 3 इलेक्ट्रॉन्स देते बजाय लेने के देते, तो जो नया मैस था वो अब इजाफा होना था, कितना, जितना हमने मैस दिया है, ठीक है। ये आना था सब्सटेंस गेनिंग द चार्जेस, ठीक है। और इसमें क्या होना था, जो नया मैस था वो बड़ा होना था पहले वाले मैस से। ये चीजें आपको सारी मैंने क्लियर करवा दी। अच्छा जी, बाकी कि 2 सिमिलर चार्ज, हाँ अब देखो, अब मैंने आपको बोला था कि देखो 2 सिमिलर चार्ज बॉडीज जो है ना वो अट्रैक्ट भी कर सकती हैं, बट 2 सेंटेंसेस मुख्तलिफ हैं। 2 सिमिलर चार्ज बॉडीज और 2 सिमिलर पॉइंट चार्जेस, दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। 2 सिमिलर
पॉइंट चार्जेस, टू सिमिलर पॉइंट चार्जेस है ना, तो ये हमेशा रिपेल करेंगे। टू सिमिलर चार्ज बॉडीज है ना, दे कैन अट्रैक्ट ऑल्सो, रिपेल ऑल्सो। भाई अट्रैक्ट कैसे होंगे? असल गेम अट्रैक्ट किया है। देखो ऐसा हो कि मैं ये एक बहुत बड़ी बॉडी ले लूं, इस पर मैं चार्ज लेता हूँ Q1, और ये एक छोटी सी बॉडी ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा अब देखो ये चार्ज, इसको मैं Q2 कर देता हूँ। अब दोनों सेम चार्जेस वाले हैं, ठीक है। अब इसमें होगा नेगेटिव भी, लेकिन वो कम होगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव ज़्यादा होगा, इसमें भी पॉजिटिव ज़्यादा होगा। अच्छा ये चीज़ें आपको सारी क्लियर हो गई। सुनो ज़रा आप, ये जो पॉजिटिव इतना ज़्यादा पॉजिटिव है, ये क्या करेगा, इसका ये वाला पॉजिटिव इधर धक्का मारेगा, इस नेगेटिव वाले को इधर लेकर आएगा। नेगेटिव ये ज़्यादा हो गया, मतलब ज़्यादा नहीं, उधर आ गया, इस साइड पे आ गया, डिस्टेंस कम हो गया। डिस्टेंस जितना कम, इन्वर्स स्क्वायर लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स उतनी ज़्यादा। अब ये इतना बड़ा है, जितना रेडियस बड़ा होता है ना, जितना सरफेस ज़्यादा होगी उतना चार्ज भी ज़्यादा आता है। एक चीज़ याद रखो, जितना चार्ज डिपेंड करता है एरिया पे, जितना एरिया ज़्यादा करोगे ना आप उसका सरफेस एरिया, उतना चार्ज, ऑब्वियसली सरफेस ज़्यादा होगी तो सरफेस पे ज़्यादा चार्ज आ जाएगा। अब लॉजिक है पूरी। तो चार्ज पॉजिटिव ज़्यादा, नेगेटिव इधर आ गया, डिस्टेंस इतना कम, तो भाई सिंपल ये चीज़ डोमिनेट कर जाएगी, अट्रैक्शन होने लग जाएगी। बट पॉइंट चार्जेस होते ही सेम साइज़ के हैं। अब इसमें लाइक चार्ज करोगे तो ऑब्वियसली रिपेल होगा। ये चीज़ें आपको अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गई। अच्छा अब कुछ और तरह के सवाल आते होते हैं कि इफ अ बॉडी ए इज चार्ज्ड, के वो कहता है, सवाल मैं लिख लेता हूँ फिर इसके सामने आपको डिस्कस करवा लेता हूँ। देखो सवाल ये है कि आपके पास इफ अ बॉडी ए इज चार्ज विद चार्ज Q, मैं एक बॉडी पकड़ता हूँ, ठीक है, मैं उसका जो ये चार्ज है, ये ए बॉडी है, इसको मैं चार्ज देता हूँ Q, एंड इज टच्ड विद अ न्यूट्रल बॉडी बी, मैं इसको एक न्यूट्रल बॉडी बी, अच्छा न्यूट्रल बॉडी मतलब चार्जेस हैं बट नेट चार्ज जीरो है, इसका मतलब ये है, मतलब जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव है। ये न्यूट्रल बॉडी है और बी बॉडी है, इस पर नेट चार्ज जीरो है मेरे पास, ठीक है। इसके साथ मैं टच करता हूँ, अब इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, ऑब्वियसली अब थोड़ा दोबारा बनाना मुश्किल है तो मैं इसको टच कर लेता हूँ इस तरह, आपको समझ लगी कॉन्टैक्ट में। एंड देन न्यूट्रल बॉडी सी, मतलब पहले आपने इसको टच किया, अब यहाँ पे एक बॉडी पड़ी है लहदा से, न्यूट्रल बॉडी सी, सीक्वेंस चेक करना है। अभी इसको सी से टच नहीं किया मैंने, ये सी पड़ा है, न्यूट्रल बॉडी है ये भी। व्हाट विल बी द चार्ज ऑन सी, इस पर चार्ज बताना है आपने आफ्टर द। अच्छा मुझे ये बताओ, उसने आपको ये बोला है कि बॉडी ए बड़ी है साइज में, बॉडी बी कम है, ठीक है, और ये इन दोनों की कंडक्टिविटी डिपेंड करता है ना। अब क्या पता ये कंडक्टिविटी इसकी हो ही ना, तो ये आने आए तो चार्ज लेगा ही नहीं फिर इससे, ए से। तो अब हमने assumptions क्या करनी है, all have conductivity सेम और साइज भी सेम। साइज क्यों सेम? अगर मैं इसका साइज बड़ा कर दूंगा ना तो ये ज्यादा चार्ज ले लेगा। मैंने अभी बताया जितना सरफेस बड़ी कर दूंगा उनके चार्ज ने सरफेस पे आना है, तो सरफेस जितनी बड़ी हो जाएगी चार्जेस और ज्यादा आएंगे कि मैं वहां पे जाता हूँ, मैक्स मिनिमम से मिनिमम रिपल्शन में जाता हूँ। अच्छा मतलब कि अगर इस पे चार्ज Q है ना, चार्ज Q है मतलब इस पूरे सिस्टम में चार्ज, अब इसको पूरा एक सिस्टम बनाओ, ये आप ना इसको भी ले आओ, सी पूरा सिस्टम के अंदर है, यहां पर आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये पूरा सिस्टम है एक, पूरे सिस्टम में ये न्यूट्रल है, सिर्फ ये चार्ज है, मतलब Q प्लस जीरो कितना टोटल चार्ज आ गया Q। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के मुताबिक मैं अगर बाहर से कोई चार्ज ना अंदर डाल दूं तो ये चार्ज हमेशा Q रहेगा, कंजर्व रहेगा। अच्छा मैं टच करता हूं इसको, कंडक्टिविटी सेम है, साइज सेम है, तो एग्जैक्टली इसका आधा इधर चल जाएगा, सारा नहीं ना जाएगा, क्योंकि उसका अगर एरिया ज्यादा होता तो आधे से ज्यादा चल जाता उधर। ये तभी मैं कह रहा हूं अगर एरिया ज्यादा होता ना तो आधे से ज्यादा ले लेता है, बी ऑब्जेक्ट ज्यादा ले लेता, लेकिन अब आधा है, मतलब इसका जो नया चार्ज है ना वो Q/2 आ गया, उसका पूरा आधा Q/2 आ गया। इस पे चार्ज आ गया अब Q/2, इस पे भी जीरो है। अच्छा अब दोबारा कंजर्वेशन ऑफ लॉ लगाओ, प्लस जीरो, अभी भी Q बन रहा है, कंजर्व है ना चार्ज, करेक्ट। अब वो कहता है कि अब आप इसको ना C से टच करो, A को, अब Q/2 है इस पे, साइज सेम है, कनेक्टिविटी सेम है, इसका भी आधा करो। अच्छा
अच्छा बी पे क्यू बाई टू है कि हमें पता है, इसको साइड पे कर लो। अब क्यू बाई टू का आधा इधर चल जाएगा, क्यू बाई टू का आधा कितना होगा, क्यू बाई फोर, मतलब क्यू बाई फोर इस पर आ गया, क्यू बाई फोर इस पर आ गया। अब क्यू बाई फोर प्लस क्यू बाई फोर प्लस क्यू बाई टू, ये फिर जाके क्यू आ जाता है, कंजर्व रहा चार्ज। सी पर चार्ज कितना आ गया, क्यू बाई फोर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा डेल्टा होगा। यहां से आपको चीज क्लियर होगी। मैंने आपको बताया जिसका सिर्फ ज्यादा होगी वो ज्यादा ले लेगा। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी, सब कुछ लॉजिकली क्लियर किया। मुझे इजाजत दें अब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।